एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नॉर्वे एक देश है। नॉर्वे की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। और जो दिल्ली की सरकार है, अरविंद क्या नाम है, मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, वो स्कैंडिनेविया की यात्राएं खूब करके आया, नॉर्वे की विशेष रूप से, और उसने बार बार कहा कि हम नॉर्वे के मॉडल को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि मनीष सिसोदिया भी उतना इंस्ट्रूमेंटल उस मामले में नहीं है। एक लड़की है आतिशी नाम की, जो ईस्ट दिल्ली लोकसभा चुनाव में गौतम गंभीर के खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन वो हार गई थी वहां पर। और अभी शायद वो फिर से किसी विधानसभा क्षेत्र में खड़ी हुई है इलेक्शन के लिए। वो लड़की पढ़ी ऑक्सफोर्ड वगैरह से कहीं से, और उसका शिक्षा के बारे में ठीक ठाक आइडिया है। उसके पेरेंट्स डीयू में मार्क्सिस्ट लॉबी के लोग हैं, दोनों पेरेंट्स, मतलब फादर मदर दोनों। तो उसकी परवरिश उस प्रकार की कि शिक्षा को लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है। तो नॉर्वे का मॉडल उसने इस सरकार को लगातार समझाया, और उसको ही इसका लगभग इंचार्ज बनाया गया था कि वो इस मॉडल को इंप्लीमेंट करे। नॉर्वे के मॉडल में सबसे खास बात क्या है, देखिए, बहुत रोचक बात है। नॉर्वे में सारी की सारी शिक्षा सरकारी शिक्षा होती है, वहाँ प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते हैं। स्कूलिंग की बात कर रहे हैं तो सारी शिक्षा सरकारी होती है। और इसका मतलब यह है कि हर बच्चे को एक ही प्रकार के स्कूल में जाना है। वहाँ स्कूल के लेवल पर बच्चों में शिक्षा की सुविधाओं का अंतराल पैदा नहीं होता है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि समाज में ऐसा हो। और दूसरी बात, वहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि हर स्कूल में डाइवर्सिटी हर तरह की, जिसमें इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का मतलब यह हुआ कि हर क्लासरूम में अमीर से अमीर बच्चा और गरीब से गरीब बच्चा एक साथ पढ़ेंगे। उनमें वो अंतराल पैदा नहीं होने देंगे जो अंतराल अमीर स्कूलों और गरीब स्कूलों के बच्चों के बीच पैदा हो जाता है। और ये मॉडल, मतलब कहा जाता है कि इसके रिजल्ट्स दुनिया में इस समय सबसे बेहतरीन। आपको पता भी है कि एचडीआई में सबसे आगे कौन से देश रहते हैं? ये सब रहते हैं, नॉर्वे रहते हैं आमतौर पर, इसी वजह से रहते हैं। लेकिन अगर शिक्षा की बात करेंगे तो यूएसए में शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक महंगी है। लेकिन फिर एक बात है, यूएसए में 10वीं क्लास तक की शिक्षा कोई भी बच्चा जो वहां का नागरिक है या जिसके पेरेंट्स परमिटेड हैं अमेरिका में रहने के लिए, काम करने के लिए, उस बच्चे को पूरी शिक्षा 10वीं क्लास तक की फ्री मिलती है अगर वो चाहता है तो। हाँ, हर जगह प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़े, तो उनकी चॉइस का मामला है। लेकिन यदि वो ना चाहें तो हर बच्चे को 10वीं क्लास तक की शिक्षा मुफ्त उपलब्ध करवाना स्कूल की जिम्मेदारी है। और वहाँ प्राइवेट सरकारी स्कूल का अंतर जीरो के आसपास, कोई खास अंतर नहीं है। सरकारी स्कूल भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं जितना अच्छा प्राइवेट स्कूल करते हैं। और ये अमेरिका की बात है, जिसके बारे में छवि है कि वहाँ सरकार शुद्ध पूंजीवादी है और ऐसी सुविधाओं पर खर्च नहीं करती है। वहाँ ये व्यवस्था है और उसमें डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक नहीं, लेकिन बाकी डाइवर्सिटी वहाँ पर भी ठीक ठाक मिलती है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में शिक्षा व्यवस्था आमतौर पर महंगी है। मतलब अमेरिका जैसा ही मॉडल है, लेकिन वहां आमतौर पर प्राइवेट स्कूलिंग का महत्व ज्यादा है। जो पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं वो कोशिश करते हैं कि प्राइवेट स्कूल हम इस्तेमाल कर लें। अब दूसरी सुविधा देखिए, हेल्थ की, स्वास्थ्य। बहुत रोचक बात है कि स्वास्थ्य के मामले में अमेरिका में जो सुविधा है वो पूरी तरह से बाजार मूल्य पर है, मार्केट प्राइस पर है। अमेरिका के नागरिक के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी मुश्किल है मैनेज करना, तो इसका तरीका क्या निकाला अमेरिका ने? स्वास्थ्य महंगा है वहां पर। मतलब एक बार डॉक्टर के पास गए तो अगली बार इसीलिए जाना पड़ेगा कि पहली बार गए थे, ये स्थिति है। तो वहां तरीका क्या है कि कंपलसरी मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था है। वहां के हर व्यक्ति को सरकार लगभग मजबूर कर देती है कि वो मेडिकल इंश्योरेंस खरीद ले अपने लिए। और मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा कितना होगा? जैसे मान लीजिए कि जैसे भारत की बात करें तो मान लीजिए कि साल भर में 5,000 रुपए में पूरे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। वहां का हर नागरिक, हर कंपनी का एम्प्लॉई मेडिकल इंश्योरेंस के दायरे में आता है। अब जैसे बीमार पड़ा, हॉस्पिटल गया, केवल कार्ड दिखाना है, उस कार्ड से उसकी एंट्री हो गई, चेकअप होने शुरू हुए, सर्जरी है तो वो हुई, पोस्ट केयर है, सब कुछ उससे हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उस हॉस्पिटल को, उस डॉक्टर को उसकी पूरी कीमत मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से। और इंश्योरेंस का सारा सिस्टम क्या है कि मान लीजिए कि साल भर में 1000 लोग बीमार पड़ते हैं और एक व्यक्ति पर खर्चा $1000 का है, तो ये जो खर्चा होने वाला है $10 लाख का, ये हम कहां से इकट्ठा करें? तो 1000, मान लीजिए वहां पर 1 लाख लोग रहते हैं, सबसे कहा कि साल भर में मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है और आपको साल भर में $15 का खर्चा करना है उसके लिए। हो गया, 1 लाख लोग हैं, $15 का खर्चा है, $15 लाख इकट्ठा हो गया। इंश्योरेंस कंपनी को इतना पैसा मिल गया, मेडिकल बिल कुल मिला के $10 लाख का आया। जो पैसा बच गया उससे इंश्योरेंस कंपनी के जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज भी हो गई, थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो गया और कैपिटल फॉर्मेशन भी हो गई। इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि एक एक व्यक्ति पर खतरा अलग अलग आता है, पर आ किसी पे भी सकता है। सभी व्यक्तियों पर कुल जितना खतरा आता है उस खतरे को सब लोग मिलकर बांट लें। जिस पे आ गया सबने मिलकर पे कर दिया, अगली बार मुझ पे आएगा तो सब मिलकर पे कर देंगे। संयुक्त परिवार की ये तो फिलोसफी थी। तो जिसको भारत में जॉइंट फैमिली कहते हैं, बड़े स्तर पर वो क्या हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है। अच्छी व्यवस्था है, लेकिन फ्री कुछ नहीं है।